हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आज उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 टिप्स अबाउट गेनिंग मसल मास। हाँ, मैं मसल मास किस तरह से गेन करेंगे इस पे बात करने वाला हूँ रदर देन वेट गेन पे। होता क्या है, लोग समझते हैं कि वेट गेन और मसल मास गेन करना सेम बात होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वेट गेन का मतलब हो गया कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज पे हो, उसके बाद में आपने किसी भी तरह से कैलोरीज को सरप्लस पे किया है। बी इट आप सपोज जंक फूड खा के आप कैलोरी सरप्लस पे जा रहे हो, तो वो भी सर कैलोरी सरप्लस पे हो गया आपका। आपने बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेके भी वेट गेन कर सकते हो आप लोग। और आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास गेनर्स को ऐड किया होगा अपनी डाइट के अंदर। तो जब मैंने जब ये इंडस्ट्री में कदम रखा था, जब मैं इस फिटनेस लाइन में आया था, तो मैं भी बहुत स्किनी था और मैंने भी मास गेनर्स का जो है यूज़ किया था। धीरे धीरे मुझे ये पता चला, जब मैं अपनी स्टडीज़ को बढ़ाता गया, जब मैं थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेनर होता गया, तो मुझे पता चला कि मास गेनर्स जो था वो मेरा कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वेट गेनर जो होता है वो सिर्फ अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और होती है कि हम लोग वेट गेनर को भी वे प्रोटीन की तरह लेते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, मैंने वेट गेनर को वेट गेनर की तरह ही लिया था, बिकॉज मुझे जो ट्रेनर्स ने गाइड किया था, दे वर क्वाइट गुड एजुकेटेड। उन लोगों ने वेट गेनर इसीलिए ऐड किया था बिकॉज मेरी जो लाइफस्टाइल थी, मेरा जो वर्कआउट शेड्यूल था, मेरा जो क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जिम ट्रेनर रहा हूँ। इट्स बी 9 ईयर्स, तो मैं स्टार्टिंग से जिम ट्रेनर ही रहा हूँ। तो ट्रेनर्स के लिए कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है टू प्रिपेयर अ मील दैट हैज़ अराउंड 1000 कैलोरीज। आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा 1000 कैलोरीज की डाइट कैसे बनाना है। तो ट्रेनर्स के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि 1000 कैलोरीज एक ही मील में कैसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वेट गेनर को सजेस्ट किया था, और मैंने लिया भी उसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से था। तो अगर अगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन है तो एक सर्टेन पॉइंट पे ठीक है, इट्स ओके। आप वेट गेनर को एज अ सप्लीमेंट, एज अ हेल्प आप ले सकते हो, बट स्टिल अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब जो डाइट इतनी अच्छी प्रोवाइड हो चुकी है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अच्छे लेवल पे अब एजुकेटेड हो चुके हैं, डाइटिशियंस अच्छे लेवल पे एजुकेटेड हो चुके हैं, तो ये भी है कि वेट गेनर का मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। वेट गेनर शेक्स आप घर में बना सकते हो आजकल, बहुत सारी यूट्यूब पे रेसिपीज आ जाएगी इजीली। तो मेरा पॉइंट यही रहेगा कि वेट गेनर ना लेके हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जिससे आप अपना वेट भी गेन कर सकते हो, आप एक क्वालिटी लीन मसल मास भी गेन कर सकते हो। और इससे प्लस पॉइंट क्या होगा कि आपका जो स्टमक फैट है, जो आपका विसरल फैट है, वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये, बट इट विल बी वर्थ इट, और ये लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट करेगा। तो मैंने 10 पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि आपको जो अपनी ट्रेनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसे इंक्रीज़ करना होगा। जैसे कि अगर मैं वीक में एक दिन चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसे आपको 2 दिन करना होगा। कुछ केसेस में हम चेस्ट की ट्रेनिंग को 3 दिन भी कर पाते हैं, या आर्म्स की ट्रेनिंग को हम 3 दिन कर पाते हैं। जो बेसिकली आपका जो वीक मसल पार्ट है उसे हमें 2 से 3 दिन की फ्रीक्वेंसी पे लाना होगा। जैसे कि एक आर्नोल्ड ब्लूप्रिंट हुआ करता था, चेस्ट, ट्राइसेप, बैक बाइसेप, लेग शोल्डर, या फिर पुश पुल लेग्स का जो वर्कआउट होता है, वो भी वीक में आपका 2 बार रिपीट हो जाता है। बट इसमें होता क्या है कि आप जो आपने मंडे को जो वर्कआउट किया है, सपोज चेस्ट ट्राइसेप किया है, तो जो आपने मंडे को चेस्ट का वर्कआउट किया है, जो आपने मंडे को ट्राइसेप का वर्कआउट किया है, एग्जैक्टली उसे ना करके आप उसे स्विच कर दो। लाइक अगर आपने मंडे को चेस्ट के अंदर बेंच प्रेसेस लगाई है, तो जब थर्सडे को आपका चेस्ट वापस से वर्कआउट होता है, तो गो फॉर फ्लाइज। डंबल पे जाने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वो अगेन कंपाउंड मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दो, वीक में ट्वाइस थ्राइस आप इसको कर सकते हो। ठीक है,
तो ये एक अपना पॉइंट बनता है। देन सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग मेथड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मतलब है कि सपोज मैं अगेन वही जस्ट का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग बेंच प्रेसेस लगा रहे हैं तो व्हाट वी डू इज हम लोग हमेशा ही 1 RM पे चले जाते हैं। हम लोग हर बार हैवी वेट का मतलब बिल्कुल ही हैवी पुश कर देते हैं। हैवी वेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही हैवी वेट पे पुश कर दो। हैवी वेट का मतलब ये होता है कि आप अपने 1 RM से 70% को एक मार्क बनाओ और उस पे अपने आप को पुश करो। जो रेपिटेशंस रेंज बोलते हैं 6 to 8 रेपिटेशंस होनी चाहिए, तो इतना होना चाहिए एटलीस्ट कि वो 6 रेपिटेशंस, 8 रेपिटेशंस, 12 रेपिटेशंस जो है वो आपके आ रहे हो। वो बहुत ज़रूरी है और उसे मेंटेन करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि हमने जो फर्स्ट सेट लगाया 15 का लगाया, देन 12 लगा दिया, देन सीधे ही 6 पे चले गए, देन 1 पे चले गए। ये चीज़ करना फॉर अ टाइम बीइंग लाइक अपने अपने पूरे शेड्यूल में 8 वीक्स में 6 वीक में एक बार कर लिया, इट्स ओके। बट आप हर मंडे को ये चीज़ कर रहे हो तो ये पॉइंटलेस हो जाएगा। ये आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा। दूसरा, इससे आपको की जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी हैम्पर होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वालिटी ऑफ योर ट्रेनिंग। कोशिश करनी है फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई रहे, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो और इतना इफेक्टिव वर्कआउट होना चाहिए कि आपको एक पंप जो जिसको फील करना बोलते हैं वो पंप फील हो। रेदर देन गोइंग फॉर पावर, यू शुड गो फॉर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ वर्कआउट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो आता है वो आता है अपना फोकस ऑन बिग लिफ्ट्स। नाउ फोकस ऑन बिग लिफ्ट्स का मतलब ये नहीं है अगेन कि मैं हैवी लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। हैवी लिफ्टिंग का मतलब या बिग लिफ्टिंग का मतलब ये हुआ है, बिग लिफ्ट्स कौन सी होती है? आपका शोल्डर ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेसेस, डेडलिफ्ट्स, जो हमारे मेजरली कंपाउंड मूवमेंट्स जो होता है, स्क्वाट्स, ये हमारे बिग लिफ्ट्स होती है। तो इसमें अगेन वही चीज़ है कि आप 1 रेपिटेशन मैक्स पे नहीं जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 6 to 8 रेपिटेशंस तक ही इसको हम सीमित कर देंगे। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जितना ज़्यादा कंपाउंड लिफ्ट्स अपनी वर्कआउट में रखोगे उतना अच्छा रहेगा। उसी से आपका मसल मास जो है वो ऐड ऑन होगा। ठीक है, देन जो थर्ड आता है अपना वो आता है आइसोलेशन मूवमेंट्स के ऊपर वर्कआउट होता है। नाउ अब जैसे बेंच प्रेस हो गया, चेस्ट का वर्कआउट हुआ, तो उसमें सिर्फ बेंच प्रेसेस ही नहीं होती है। बेंच प्रेस, डंबल प्रेसेस, मशीन प्रेसेस, जितने भी बेसिकली प्रेसेस जो होती है वो सब अभी कंपाउंड में आती है। बट देन व्हेन वी गो टू फ्लाइज लाइक पेक फ्लाइज, पेक्टोरल फ्लाइज हो गया, लेटरल रेजेस हो गया, फ्रंट रेजेस हो गया, ये सारी आपका जो मूवमेंट आता है ये आता है आइसोलेशन मूवमेंट्स में। तो आपको अपना वर्कआउट इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि आपका जो बिग लिफ्ट्स एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स दोनों कम टाइम कंजप्शन में और इफेक्टिवली हो जाए। इसी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ योर वर्कआउट। आपका वर्कआउट तभी एक अच्छी क्वालिटी का हो पाएगा जब आपकी वर्कआउट के अंदर क्वालिटी ऑफ लिफ्टिंग होगी और क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज होगी। ठीक है, देन इसके बाद में आता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड रिकवरी। रिकवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सो लिए तो हमारी बॉडी रिकवर हो गई। रिकवरी का मतलब ये हुआ है कि आपकी बॉडी फिजिकली नहीं, मेंटली भी उस टॉर्चर के लिए, उस प्रेशर के लिए प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट डे। जैसे कि अगर मान लीजिए आज आपने कोई एक अच्छा हैवी वेट वर्कआउट किया है, ठीक है, तो आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा। आपने रेस्ट किया है, आपने डाइट लिया है, दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। बट इसके साथ साथ में अगर आपका कोई स्ट्रेस रहा, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहा, आपके माइंड में अगर कोई स्ट्रेस है और अगर आप स्ट्रेस लेके बेड पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस क्वालिटी ऑफ स्लीप को जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, वो आपको अगले दिन आपकी लिफ्टिंग के अंदर हैम्पर करेगा। ये अगेन ये चीज़ भी मेरे साथ हुई है। रीज़न बीइंग सेम थिंग, जिम ट्रेनर था, मॉर्निंग 5 AM मेरा वेकअप होता था, देन उसके बाद में ट्रेनिंग देना क्लाइंट्स को, उसके बाद में अपना वर्कआउट करना। दिन में मेरा थोड़ा सा ऑफ होता था तो मैं अपना थोड़ा सा घर आके खाना खा के सो जाता था।
अगेन इवनिंग में उठना, देन लेट नाइट तक ट्रेनिंग देना, फिर लेट नाइट घर आना। तो जो मेरा एक स्लीपिंग शेड्यूल था वो काफ़ी हैम्पर हुआ था। तो एक रीज़न ये भी है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वेट गेन करने में। तो ये चीज़ पे स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि नॉट ओनली स्लीपिंग हैबिट्स, आपका जो मेंटल प्रेशर है आपको उसको भी थोड़ा सा साइड रखना होगा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं जिम इज़ अ थेरेपी। आप वर्कआउट करोगे, आपका सिर्फ जो फिजिकल स्ट्रेस है वो भी कम नहीं होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत कम होगा। ठीक है, हम इसके बाद में आते हैं 6 पॉइंट पे, जो है कि ऐड सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं हुआ है कि हमें ज़बरदस्ती को सप्लीमेंट ऐड करना है। सप्लीमेंट, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अगर आप अपने एग्ज़ाम में मेन शीट नहीं भरोगे तो आपके लिए जो सप्लीमेंट्री है वो कोई काम की नहीं रह जाएगी। सेम गोज़ विद द डाइट। अगर आप अपनी डाइट से अपना प्रोटीन, अपना फैट्स, अपना कार्बोहाइड्रेट्स, अपना मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप पूरा कर सकते हो तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर द सप्लीमेंट्स। बट यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे बात आ जाती है कैलोरी सरप्लस की। तो उस केस में क्या होगा, सपोज अगर मैं अपनी 2300 कैलोरीज को डाइट से ले सकता हूँ, खाने से ले सकता हूँ, और अब मुझे ज़रूरत है 2500 कैलोरीज की, बट मैं अपनी डाइट्स में 2350 कैलोरीज से ऊपर पुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे हम वे प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। और इस पॉइंट में मैं सिर्फ वे प्रोटीन को ही कवर नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको वे प्रोटीन नहीं लेना है, अगर आपकी डाइट से प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, तो इसके वे प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी को एक्चुअल में मस्ट नीड होते हैं, जो कि हम अपनी जनरल डाइट से पूरी नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 इज़ क्रेटीन ऐड कर सकते हो आप अपनी डाइट के अंदर। क्रेटीन मेल फीमेल दोनों ही ऐड कर सकते हैं। क्रेटीन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सप्लीमेंट होता है। ओवरडोजिंग नहीं करनी है उसकी। एंड मैं लाइक अराउंड 2-3 साल से आई गेस मैं इसको रेगुलर चला रहा हूँ और मुझे कोई इशू नहीं आया अभी तक। ना मेरा कुछ किडनी फेलियर टचवुड हुआ है, ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि जिस दिन आपका ट्रेनिंग डे है आप क्रेटीन लीजिए। अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मुझे क्रेटीन लेना है तो क्रेटीन लीजिए। आपको ऑफ करना है क्रेटीन, आप इजीली ऑफ कर सकते हो। 1 मंथ ऑन 1 मंथ ऑफ करते हैं कई लोग, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन है ये भी चीज़। तो क्रेटीन ऐड करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एटीपी रिलीज करता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मैं शायद सोच भी रहा था कि मैं हर एक सप्लीमेंट पे, जो एक असेंशियल सप्लीमेंट है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि मुझे सिर्फ सिंगल सप्लीमेंट्स पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इट्स क्रेटीन को जैसे हमने ऐड किया है, क्रेटीन के साथ साथ में फिश ऑयल होता है जो कि जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारा बोन्स के लिए अच्छा होता है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फिश ऑयल आप ऐड कर सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट ऐड फिश ऑयल, इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, आप सनफ्लावर सीड्स ऐड कर सकते हो, आप फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हो। उसके अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, उनके बारे में रिसर्च कीजिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या सीड्स, किस तरह की सीड्स जो है वो अच्छी रहेगी। फेनल सीड्स होती है, बहुत सारी सीड्स ऐसी होती है, ज़रूरत नहीं है आपको कि फ़िश ऑयल ही लेना है। ठीक है, बस ये होता है कि थोड़ी सी जो वेजिटेरियन में जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी, बिकॉज जो काम 1000 mg की टैबलेट कर जाएगी वो चीज़ शायद सीड्स में थोड़ा सा आपको बढ़ा के यूज़ करना होगा। ठीक है, देन फॉर मेंस हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्टेरॉइड प्रमोट कर रहा हूँ। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप लोगों ने अब तक तो इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा बहुत सारे। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट कपिवा का शिलाजीत आता है, मसल बेस का शिलाजीत आता है, इवन आपको गोक्षुरा आ जाएगा हिमालय का, इट्स एन टैबलेट फॉर्म, अश्वगंधा आता है। दीज आर गुड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फॉर्म होते हैं इनमें। ठीक है, तो और इसको बेसिकली क्या है कि इंडिया में ये है कि ये टैबू है। अगर मैंने मेडिकल स्टोर पर जाके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मांग लिया तो लोग क्या सोचेंगे। यार सिंपल सी बात है, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के लिए एक
हार्मोन है, मेल हार्मोन है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली बात है, इस पे रिसर्च भी हो सकती है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर, टू बी ऑनेस्ट, सेक्स उसके लिए नहीं होता है ये, इट इज़ फॉर मसल बिल्डअप। ठीक है, तो अगर आप इसको इस मेंटालिटी से ले रहे हैं कि इससे मेरी सेक्स ड्राइव अच्छी हो जाएगी, इससे मेरा कुछ बहुत ही तगड़ा हो जाऊंगा मैं कुछ अलग ही तरीके से, तो वो सब नहीं होने वाला इससे। ठीक है, दीज आर नेचुरल हर्ब्स, एंड हाँ, इसमें इसको रिएक्ट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज दीज आर नेचुरल हर्ब्स, और हर्ब्स को टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक डब्बा ख़त्म कर लिया और वो आपको यूज़फुल नहीं हो लगा आपको। इट विल बी यूज़फुल, और जैसे जैसे आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते रहोगे, ये आपको और बेनिफिट्स देता रहेगा। ठीक है, फिजिकली भी एंड मेंटली भी, दोनों, और आपके वर्कआउट में बहुत बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, बट दिस इज ऑब्वियसली ओनली फॉर मेंस। देन उसके बाद में एक पॉइंट आता है जो कि होता है कि आपका जो वर्कआउट प्रोग्राम है ना, उस पे यू हैव टू स्टिक ऑन इट, है ना। 8 वीक्स का वर्कआउट प्रोग्राम हुआ, 12 वीक्स का वर्कआउट प्रोग्राम हुआ, 6 वीक का वर्कआउट मेरा जो प्रोग्राम हुआ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 6 वीक, 8 वीक्स, 12 वीक्स जो भी आपके ट्रेनर ने दिया है, प्लीज़ स्टिक टू इट। ऐसा नहीं है कि 3rd वीक में यार मुझे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर आपको नहीं आ रहा है मज़ा, तो आप प्लीज़ अपने ट्रेनर से कंसल्ट कीजिए, आपको जो भी ट्रेनर है उससे कंसल्ट कीजिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगर आपने वर्कआउट खुद ने प्लान बनाया है, तो उस केस में भी प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम टाइम, बिकॉज होता क्या है कि बॉडी को अडेप्ट करने में भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। किसी को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है बॉडी, किसी के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस पर वर्क करो, अपने वर्कआउट प्लान पे स्टिक रखो, और एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तो मिनिमम मिनिमम दो ही उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा, वो आता है माइंडसेट। माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बिगिन करना है। नो मैटर कोई क्या बोलता है, नो मैटर कोई ये बोल रहा है कि भाई इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा है, अभी तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है अगले की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हो, आपकी बॉडी थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करेगी, तो इट डजेंट मैटर। अपने वर्कआउट पे स्टिक रहो, अपनी डाइट पे स्टिक रहो, और अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल स्ट्रांग रखो कि ये चीज़ होगी तो होगी। ठीक है, आप अपनी आधी जर्नी वहीं हार जाओगे जहाँ पे आपने खुद ने हार मान ली। ठीक है, जहाँ पे आप ऑफ मूड से जिम में आओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको ईच डे 100% पुश करना ही होगा, तभी वो रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन तो ऐड करना ही है हमें। ठीक है, ये तो पॉइंट वैसे बोलने वाली बात थी नहीं। प्रोटीन को कंजप्शन को आपको थोड़ा सा हायर साइड पे रखना होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप फैट्स को इग्नोर कर दोगे या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स को इग्नोर कर दोगे। अगेन, वेट गेनर्स को कोशिश करो बिल्कुल भी ना लेने का। सिर्फ आपकी जो डाइट है उसी में आप जिस तरह से अपनी डाइट को एंगेज कर सकते हो, जितना आप अपने कैलोरीज को सरप्लस में लेके जा सकते हो, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। आई नो इसके अंदर काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि यार वेट गेनर ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।